हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वह अमृता प्रीतम द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है साह की कंजरी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उसे अब नीलम कोई ना कहता था, सब साह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे पर जवानी चढ़ी थी और वहीं एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नत उतरी थी और वहीं उसके हुस्न ने आग जलाकर सारा शहर झुलसा दिया था। फिर एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था, बस सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था, साह की कंजरी गजब का गाती थी। कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की सद न लगा सकती थी, इसलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे पर उसकी आवाज़ ना भूल सके। शहर में जिसके घर भी तवे वाला बाजा था वह उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था, पर सबके घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई यह जरूर कहता था, आज साह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। लुकी छिपी बात ना थी, साह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए बात पुरानी भी हो चुकी थी। साह का बड़ा लड़का जो ब्याने लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खाकर मरने की धमकी दी थी, पर साह ने उसके गले में मोतियों का हार पहनाते हुए कहा, सहानिया, वह तेरे घर की बरकत है। मेरी आंखें जौहरी की आंखें हैं। तूने सुना नहीं है कि नीलम ऐसा होता है जो लाख को खाक कर देता है और खाक को लाख बना देता है। जिसे उल्टा पड़ जाए उसके लाखों को खाक बना देता है और जिसे सीधा पड़ जाए उसके खाक को लाख बना देता है। वो भी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है, मैं मिट्टी को हाथ लगा दूं तो वो सोना हो जाती है, पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाख को खाक कर देगी। सहानी ने छाती की साल सहलाकर उसकी तरफ से दलीली दी थी, जिस तरफ से साह ने बात चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूं कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने सब बाग दिखाएं और वो जो हाथों से निकल गई तो लाख को खाक बन जाना है। साह ने फिर अपनी दलील दी थी और सहानी के पास और कोई दलील ना रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी और वक्त चुप था, कई बरसों से चुप था। साह सचमुच जितने रुपए नीलम पर बहाता था उससे कई गुना ज्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से बहकर उसके घर आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाजार में होती थी, पर अब सबसे बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसी की थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसमें तहखाने वाले को सहानी एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए। सहानी ने एक दिन मोहरे वाले ट्रंक को ताला लगाते हुए साह से कहा, उसे होटल में रखो या चाहे उसे ताजमहल बनवा दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो। उसे घर ना लाना, मैं उसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच सहानी ने अभी तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने यह बात कही थी उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब वह ब्याहने लायक हो गया था, पर सहानी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए और ना घर में किसी को भी उसका नाम लेने दिया था। वैसे उसके बेटे ने दुकान दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था साह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था। घर पर 4 महीनों से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलम कढ़ाई कर रहा है, कोई तिल्ला, कोई किनारी और कोई दुपट्टे पर सितारे जड़ रहा था। सहानी के हाथ भरे हुए थे। रुपए की थैली निकालती, खोलती, फिर और थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। साह के यार दोस्तों ने साह की दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह में कंजरी जरूर गंवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े तरीके से कही थी ताकि साह कभी बल ना खा जाए। वैसे साह जी को बथेरे गाने नाचने वालियां हैं, जिसे मर्जी हो बुलवाओ, पर यहाँ मल्लिकाएं तरन्नुम जरूर आए।
चाहे मिर्जे की एक ही सद लगा जाए। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था। वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज लोग ही आते थे और ठहरते थे, जिसमें अकेले अकेले कमरे भी थे, पर बड़े बड़े 3 कमरे के सेट भी। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी और शाह ने सोचा दोस्त यारों का दिल खुश करने के लिए वह एक दिन नीलम के यहाँ एक रात की महफिल रख लेगा। या तो चौबारे पर जाने वाली बात हुई। एक ने उर्ज किया तो सारे बोल पड़े, नहीं शाह जी, वह तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। पहले भी इतने बरसों से हमने कुछ नहीं कहा, उस जगह का नाम भी नहीं लिया। वह जगह तुम्हारी अमानत है। हमें तो भतीजे की ब्याह की खुशियां मनानी है। उसे खानदानी घरौनों की तरह अपने घर बुलवाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाह जी के मन को भा गई, इसीलिए कि वह दोस्तों यारों को नीलम की राह दिखाना नहीं चाहता था। चाहे उसके कानों में भनक पड़ती रहती थी कि उनके गैर हाजिरी में कोई कोई अमीरजादा नीलम के पास आने लगा था। दूसरी इसलिए भी कि वह चाहता था नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क देख जाए, पर वह सहानी से डरता था। दोस्तों को हामी न भर सका। दोस्त यारों में से 2 ने राह निकाली और सहानी के पास जाकर कहने लगे, भाभी तुम लड़के की शादी के गीत ना गवाओगी? हम तो सारी खुशियां मनाएंगे। शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उजड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा है। पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है। तुम सियानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन के लिए यहाँ बुलवा लो। लड़के की ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपए उजड़ने से भी बच जाएंगे। सहानी पहले तो भरी भराई बोली, मैं उस कंजरी के मत्थे नहीं लगना चाहती। पर जब दूसरों ने बड़े ही धीरज से कहा, या तो भाभी तुम्हारा राज है, वह बांदी बनकर आएगी तुम्हारे हुक्म में बंधी हुई, तुम्हारे बेटे की खुशियां मनाने के लिए। हेठी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की? जैसे कमीन कुमले आए, डोम मरासी तैसी वह आएगी। बात सहानी के मन को भा गई। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही कैसी है। उसने उसे कभी देखा नहीं था, पर कल्पना जरूर की थी, चाहे डर कर, सहम कर, चाहे एक नफरत से। और शहर में से गुजरते हुए अगर किसी कंजरी को टांगे में बैठते देखती तो ना जाने सोचते हुए भी सोच जाती, क्या पता वह वही हो, चलो एक बार मैं भी देख लूं। वह मन में घुस सी गई है। वैसे भी जो उसको मेरा बिगाड़ना था उसने बिगाड़ लिया, और अब उसने कर ही क्या लेना है। एक बार चंद्रा को देख तो लूं। सहानी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहाँ ना शराब उड़ेगी ना कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी। तुम मर्द मानस भी बैठ जाना। वे आएगी, सीधी तरह गाकर चली जाएगी, बस। वही 4 बतासे उसकी झोली में भी डाल दूंगी, जो और लड़कियों वड़कियों को दूंगी, जो बन्ने सहरे गाएंगी। यही तो भाभी हम कहते हैं। शाह के दोस्तों ने फूंक दी, तुम्हारी समझदारी से ही तो घर बना है, नहीं तो क्या खबर क्या हो गुजरता। वह आई। सहानी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफेद चादर बिछाकर बीच में ढोलक रखी हुई थी। घर की औरतों ने बन्ने सहरे गाने शुरू कर रखे थे। बग्गी दरवाजे पर आकर रुकी और कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की की तरफ चली गई और कुछ सीढ़ियों की तरफ। अरे बदसगुनी क्यों करती हो? सारा बीच में ही छोड़ दिया। सहानी ने डांट सी दी, पर उसकी आवाज खुद ही धीमी सी लगी, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वह सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। सहानी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वे साड़ी के सगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बाकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था। गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढली हुई हरी रेशम की चुनरी एक झिलमिल सी हुई। सहानी को सिर्फ एक पल यही लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था। फिर हरे कांच की चूड़ियों की छन छन हुई।
तो सहानी ने देखा एक गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर आदाब बजा रहा है और साथ में एक झनकती हुई सी आवाज, बहुत बहुत मुबारक सहानी, बहुत बहुत मुबारक। वह बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही दोहरी हो जाती। सहानी ने उसे गांव तकिए के सहारे हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा तो सहानी को लगा कि उसकी मांसलबा बड़ी ही बेडौल लग रही थी। कमरे के एक कोने में शाह भी था, दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी थे। उस नाजनी ने उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया और फिर परे गांव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियां फिर छनकी थी। सहानी ने एक बार फिर उसके बाहों को देखा और हरे कांच की चूड़ियों को, और स्वाभाविक ही अपनी बाहों में पड़े हुए सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हर एक की आंखें जैसे उसी की तरफ उलट गई थी, सहानी की अपनी आंखें भी। पर उसे अपनी आंखों को छोड़कर बाकी सब आंखों पर एक गुस्सा सा आ गया। वह फिर एक बार कहना चाहती थी, अरे बदसगनी क्यों करती हो, सहरे गाओ ना। पर उसकी आवाज गले में ही घुट सी गई और शायद औरों की आवाज भी गले में ही घुट सी गई थी। कमरे में एक खामोशी छा गई थी। वह अधबीच रखी हुई ढोलकी की तरफ देखने लगी और उसका जी किया कि वह बड़े जोर से ढोलकी बजाए। खामोशी उसी ने तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का सगुन करूंगी, क्यों सहानी। और सहानी की तरफ हंसती हुई घोड़ी गाने लगी, निक्की निक्की बूंदियां निकियां मीवे वरे, तेरी माँ भी सुहागन तेरा सगन करे। सहानी को अचानक से तसल्ली सी हुई, शायद इसलिए कि गीत के बीच की माँ वही थी और उसका मर्द भी सिर्फ उसका था, तभी तो माँ सुहागन थी। सहानी हंसते से मुंह से उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे के सगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे में बोलचाल फिर से लौट आई। फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरत की तरफ से फरमाइश की गई डोल की रोड़े वाला गीत, मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई मिर्जे दियां सद्दा। गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश सुनी अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी तरफ खींचकर उसने ढोलकी को अपने घुटने से जोड़ दिया। सहानी कुछ रोब में आ गई, शायद इसलिए कि गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश पूरी करने के बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ को नहीं पता था और वह एक दूसरे से कुछ पूछ रही थी और कई उनके कान के पास आकर कह रही थी, यही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीरे से कहा था, खुसफुस सा, पर सहानी के कान में आवाज पड़ रही थी, कानों से टकरा रही थी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और सहानी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। इतने में ढोलकी की आवाज ऊंची हो गई और साथ में गाने वाले की भी आवाज, सूहे चीरे वालियां मैं कैनियां। और सहानी का कलेजा थम सा गया। वह सूहे चीरे वाला मेरा ही बेटा था, सुख से आज घोड़ी चढ़ने वाला मेरा ही बेटा। फरमाइश का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरफ से फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की। बीच बीच में कह देती, कोई और भी गाओ ना, मुझे सांस दिला दो। पर किसकी हिम्मत थी उसके सामने होने की। उसकी टल्ली सी आवाज, वह भी शायद कहने को कह रही थी, वैसे एक के पीछे झट दूसरा गीत छेड़ देती थी। गीतों की बात और थी, पर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहिबा सुतिए उठ के दे दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे मर्द भूत बन गए थे। सहानी को फिर घबराहट सी हुई। उसने बड़े गौर से शाह के मुंह की तरफ देखा। साहब भी और भूतों सरीखा भूत बना हुआ था, पर सहानी को लगा वह पत्थर का हो गया था। सहानी के कलेजे में हौल सा हुआ और उसे लगा अगर यह घड़ी छिन गई तो वह आप भी हमेशा के लिए भूत बन जाएगी। वह करे, कुछ भी करे, पर मिट्टी का भूत न बने। काफी शाम हो गई, महफिल खत्म होने वाली थी।
सहानी का कहना था आज वह उसी तरह पतासे बांटेगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं जिस दिन गीत बैठाए जाते हैं। पर जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाइयाँ आ गई और सहानी ने मुट्ठी में लपेटे हुए 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सिर से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग साह की कंजरी कहते थे। रहने दे सहानी, आगे भी तो तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिला रही थी। सहानी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। उसे लगा जैसे साह की कंजरी ने आज भरी सभा में साह से अपना संबंध जोड़कर उसकी हतक कर दी थी। पर सहानी ने अपना आप थामा। एक जरा सा किया कि आज उसने हार नहीं खानी थी। वह जोर से हंस पड़ी। नोट पकड़ाते हुए कहने लगी, साह से तो तूने नित लेना ही है, पर मेरे हाथों से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और साह की कंजरी नोट पकड़ती हुई एक ही बार में हीनी सी हो गई। कमरे में सहानी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।